हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बबरू। आज फिर अपन जो आईपीसी अब तक अपन ने जो पढ़ी है, आईपीसी पढ़ी है, देश प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा है, सती प्रथा पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तौर पे जाने जाएंगे। उनमें अपन आज क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस की सीरीज है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपको और अधिक वीडियो मिल सके। जैसे पुलिस कांस्टेबल में महिलाएं, बच्चों के बाल अपराध के संबंध में जो कानून और अधिनियम के लिए बताया गया, उसी को लेके आज अपन इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के जो कुछ क्वेश्चन है जो अब तक अपन ने पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन 1, क्या अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ की उसकी सहमति से मैथुन करता है, क्या दोषी है? तो अपन अगर ये देखेंगे कि क्या इसमें क्या अपराध हो रहा है, काई का दोषी है। फर्स्ट ऑफ तो अपन इसमें देखेंगे कै ने अपनी पत्नी, इसमें स्पष्ट कह रखा है वाइफ, है ना, अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ उसकी सहमति से मैथुन करता है, क्या दोषी है? मतलब अगर कोई भी रिलेशन बना रहा है वो उसकी पत्नी के साथ और उसकी सहमति से बना रहा है। फिर भी फ्रेंड्स इसके अपन चारों देखेंगे, इसके क्या है ऑप्शंस। पहला लिखा हुआ है जो फर्स्ट है किसी अपराध का नहीं है, सेकंड है बलात्संग का दोषी है, थर्ड है हमला करने का है, और फोर्थ है अपराध बल का प्रयोग करने का है। तो फर्स्ट है हमला करने का नहीं होगा, किसी अपराध का नहीं, अपराध किया है। क्यों अपराध किया है? क्योंकि उसकी एज 15 ईयर से कम थी। अपन ने जब 375 पढ़ी थी और 354 पढ़ी थी, उसमें स्पष्ट कहा था 15 वर्ष से कम किसी भी महिला के साथ कोई भी यौन शोषण या यौन क्रिया शारीरिक संबंध बनते हैं तो वह बलात्संग की श्रेणी में आते हैं। तो अगर उसकी पत्नी है तो भी वह बलात्संग की श्रेणी में आएगा। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, है ना। ये देखना, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि उसकी पत्नी है, पत्नी के साथ अगर कोई रिलेशन है तो कोई दोषी नहीं है, जबकि अगर ऐसा है तो वो दोषी है। और बलात्संग का दोषी, बलात्संग की परिभाषा कहीं में दी गई है, बलात्संग की परिभाषा दी है 375 आईपीसी की 375 बलात्संग की परिभाषा बता रहा है, और 376 जो बता रहा है वो उसके लिए उसके क्या दंड है वो दंड बता रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। कहां पे दंडनीय? अगर किसी महिला की लज्जा भंग कर रहे हैं, वो जो उस पर कोई हमला कर रहे हैं, तो कौन सा सेक्शन है जिसमें वो दंडनीय अपराध बताया गया? अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी हम देखेंगे चार ऑप्शन। बादस की धारा 363, 363, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, भारतीय दंड संहिता की धारा 509, भारतीय दंड संहिता की धारा 354। एक बार आप खुद देखें कि क्या होगा इसमें। भारतीय दंड, बादस का मतलब हो गया भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, और ये बादस का हो गया आईपीसी, और दैप्रक्स का होगा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, है ना। तो अपन ने देखा, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं आईपीसी का पढ़ रहे हैं। आईपीसी में कौन सा होगा? आईपीसी में है इसका 363 नहीं होगा, 509 भी नहीं होगा। 509 भी शब्द या विरूपण किसी भी द्वारा अगर किसी महिला को कोई भी लज्जा भंग करने के कोई भी शब्द कहे जाते हैं तो 509 में। 354 स्पष्ट तौर पे कह रही है महिला की लज्जा भंग या उस पर हमला कारित करना, तो 354 क्या कह रही है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354। इसका क्या होगा? इसका है भारतीय दंड संहिता की धारा 354। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय गै ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। कोई महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही है और किसी गै नामक व्यक्ति ने उसकी फोटो खींच ली और उसके फेसबुक पेज पर डाल दी। यहां गै ने अपराध किया है। अगर किसी की कोई नित्य क्रिया कर रहा है, कोई प्राइवेट कोई कार्य कर रहा है, उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी फोटो खींच ली जाती है और फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है, अपने फेसबुक पेज पे डाल दी जाती है, तो वो किस सेक्शन का अपराधी है? अपन देखेंगे लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किया है। सेकंड है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का अनादरण किया है।
थर्ड है दृश्य रतिकर्ता का अपराध किया है, सोल्यूलिज्म। और चौथा है पीछा करने का अपराध किया है। तो कौन सा अपराध किया, एक बार आप कुछ देख लें। इसमें जो अपराध किया है वो क्या है, दृश्य रतिकर्ता का अपराध। दृश्य रतिकर्ता क्या है, धारा 354 का सी जो कह रहा है दृश्य रतिकर्ता। दृश्य रतिकर्ता कोई भी किसी भी व्यक्ति की कहीं भी कैसी भी प्रकार से कोई प्राइवेट क्रिया, शारीरिक प्राइवेट कार्य करते हुए कोई उसकी फोटो खींच लेता है, सोशल साइट पे अपनी उसकी फोटो डाल देता है। या मैंने पहले भी बताया था जब अपन ने पढ़ा था कि अपन कई डांस पार्टियों में जाते हैं, कई शादियों में जाते हैं, किसी लड़की की किसी महिला की फोटो ले लेते हैं, कोई डांस कर रहा है उसकी वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो बना के अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, कहीं पे उस पर अपलोड कर देते हैं। अगर उसकी बिना इजाजत के ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो वह दंडनीय अपराध है, उसके लिए दंड दिया जाएगा। और वो दंड काय में दिएगा, दंड दिया जाएगा 354 सी में, दृश्य रतिकर्ता। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्तमान में जो कोई अपराध हो रहे हैं वो इसी टाइप के अपराध ज्यादा घटित हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है। तो इसका क्या है 354 सी, 354 सी इसको इसमें बताया गया। चौथा इसमें है कैन ने लगभग 2 वर्ष की एक बालिका जो सो रही थी, कोई 2 वर्ष की बालिका है वो सो रही थी, के कमरे में घुसकर उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में वो कहां पे दोषी है, किस अपराध का दोषी है, ये देखेंगे। कैन ने कोई अपराध नहीं किया है। अगर कोई बच्ची है उसके किसी गुप्तांग के प्राइवेट पार्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो दोषी ना हो, दोषी तो है। बै कह रहा है कै ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित किया है। 300 सह कह रहा है कै ने बलात्संग का दोषी है और दय कह रहा है कै गृह अतिचार का दोषी है। तो इन चारों में से आपके हिसाब से आप एक बार देख लें, फिर मैं बता देता हूं कौन सा सही है। इसमें होगा सह के बलात्संग का दोषी है, उसने अगर उसके गुप्तांगों के साथ, प्राइवेट पार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ की है, बलात्संग का कोई अपराध किया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इसके साथ साथ अब पहले भारतीय दंड संहिता थी, इसके साथ साथ अभी पोस्को एक्ट जो है, पोस्को एक्ट की धारा भी अब उसमें ऐड हो जाएगी, पोस्को एक्ट की धारा भी उसमें लगेगी। अपने को पोस्को एक्ट पढ़ना है, पोस्को एक्ट अभी पढ़े नहीं, पोस्को एक्ट पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पोस्को एक्ट की भी धारा 3, 4 और 5 जो है वो भी ऐड होगी इसमें, और ऐड होके उसकी जो सजा है वो भी मिलेगी, और बलात्संग की जो धारा आईपीसी की भी सजा उसमें साथ ऐड होगी। तो यह है चौथे का सही है आंसर। पांचवा कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है वह अपराध करता है। अब अपराध का कर रहा है, कोई भी इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना का प्रयोग किए जाने का मॉनिटर करता है वह अपराध करता है। कौन सा अपराध कर रहा है इसमें, एक बार आप देखें फिर मैं बताता हूं। पहला कह रहा है दृश्य रतिकर्ता, दृश्य रतिकर्ता हो रहा है 354 सी, पीछा करना 354 डी, निगरानी करना, किसी को देखना, किसी का ध्यान रखना, किसी का ख्याल करना, फिर है पता लगाना। तो इनमें कौन सा अपराध कर रहा है, पीछा करना। बी जो है वो अपराध कर रहा है 354 डी का अपराध करना है, कोई भी किसी का पीछा कर रहा है। अब पीछा अपन ने इसमें देखा था, कोई भी किसी भी व्यक्ति का किसी पीछा करना, पीछा किस आधार पे कर रहा है, या तो विधि सम्मत पीछा करे तो उसका कोई अपराध नहीं, विधि सम्मत पीछा ना करके उसको हैरान परेशान करने के लिए कोई पीछा कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि कई लड़के होते हैं जो लड़कियां या कोई भी होता है उनके फेसबुक, व्हाट्सएप या इंटरनेट के माध्यम से उनका पीछा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर इस तरह से कोई फॉलो कर रहा है तो वो भी दंडनीय अपराध है ना, वो भी दंडनीय अपराध का दोषी है। तो धारा 5 में बी जो आंसर है वे दंडनीय अपराध का है, बी पीछा करना। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दृश्यकर्ता के अपराध से संबंधित है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी धारा है, कौन सी धारा को कहेंगे, इसमें कौन सी धारा बताई है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दृश्यकर्ता के अपराध से संबंधित है। धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी। कौन सी है, धारा 354 सी। धारा 354 ए क्या कह रही है, लैंगिक उत्पीड़न। धारा 354 बी कह रही है किसी को निवस्त या विवस्त करने का आशय करना।
और धारा 354C कह रही है दृश्यकर्ता, किसी का फोटो खींचना, किसी को ऐसे चित्र के साथ फोटो खींचना, उसके प्राइवेट कृत्य में लगे हुए पे फोटो खींचना। जैसा अपन ने मैंने देखा था, पढ़ाया था जब मैंने कहा था कि कोई भी अपन किसी दुकान पे जाते हैं और चेंजिंग रूम में कई लोग हैं जो कैमरा लगा के रखते हैं, जैसा कि जयपुर में जो जीटी टावर है उसमें देखा गया था कैमरा, उसके ऊपर केस भी हुआ था, गर्ल्स चेंजिंग रूम था उसमें कैमरा लगा हुआ था। इस तरह से कोई कैमरा लगा तो वो दृश्यकर्ता का अपराध गठित करता है, तो धारा 354 के तहत वो दंडनीय अपराध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद भी यदि पुरुष उसका पीछा करता है तब वह किन परिस्थितियों में यह पीछा करने के अपराध का गठन नहीं करेगा। वापस पढ़ लेना, किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद भी यदि पुरुष उसका पीछा करता है तब किन परिस्थितियों में यह पीछा करने के अपराध का गठन नहीं करेगा। अगर कोई पुरुष है वो किसी महिला का पीछा कर रहा है और इसमें कह रहे हैं उसने अनिच्छा उसने मना कर दिया मेरा पीछा ना करें, फिर भी कोई पुरुष उसका पीछा कर रहा है तो क्या वह अपराध है। तो इसके जो 4 हैं उनमें देख लेते हैं कौन सा अपराध नहीं है। ये कह रहा है कहां अपराध नहीं है, एक तरफा प्यार के मामले में, एक तरफा प्यार के मामले में पहला कह रहा है, सेकंड कह रहा है ऐसा विधि के अधीन किया गया, कोई विधि के अधीन किया गया, तीसरा कह रहा है वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई किसी का पीछा कर रहा है तो पीछा उसकी अनिच्छा प्रकट कर दी फिर भी कोई उसका पीछा कर रहा है तो अपराध बनता है। अगर अपराध नहीं बनता तो क्या कारण है, वो कारण देखेंगे, अपन ने पढ़ा भी है, मैं भी बताऊंगा, अपन ने पढ़ा भी। तो ए कह रहा है एक तरफा प्यार के मामले में, ये गलत है। बी कह रहा है ऐसा विधि के अधीन किया गया है, बिल्कुल सही है। कोई भी विधि के अधीन अगर कोई कार्य करता है, कोई भी विधि के अधीन कोई कार्य कर रहा है कि मान लो कोई महिला है उसके कोई सम्मन आए हुए हैं, कोई वारंट आए हुए हैं, कोई पुलिस वाला उसको तामील कराने जाता है और वो महिला उससे लेने से मना करती है, उसकी अनिच्छा प्रकट करती है क्योंकि वो विधि का पार्ट है, उसे तामील कराना ही पड़ेगा। उसे तामील कराने के लिए उसका अगर पीछा करता है तो वो किसी भी अपराध के लिए दंडनीय नहीं है। तो धारा 354 जो कह रही है, धारा 354D कह रही है, बिल्कुल 354D का सब क्लोज 2 जो है उपधारा 2 है, उपधारा 2 में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी विधि सम्मत कोई कार्य करने के लिए किसी का पीछा करता है तो वह दंडनीय अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं कर रहा। तो इसमें भी सेम है, कोई भी विधि के अधीन कोई कार्य किया गया है तो वह अपराध नहीं है। यह है धारा 354D। नेक्स्ट है एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, ए दोषी है। कोई भी विधवा है वो उसके साथ कोई भी संबंध यौन संबंध स्थापित कर रहा है तो क्या ए दोषी है, अपन पढ़ेंगे है या नहीं है। तो पहला है अगर दोषी है तो बलात्संग का है, जार कर्म का है, विधवा की लज्जा भंग का है या कोई अपराध नहीं है। अब अपन इसको थोड़ा सा देखें। बलात्कार तो वो उसके साथ नहीं कर रहा क्योंकि वो उसकी इच्छा के साथ कार्य कर रहा है और इच्छा के साथ 15 वर्ष से कम भी नहीं है, नाबालिग भी नहीं है। अगर नाबालिग अप्राप्त हुए होती तो उसके साथ अगर ऐसा कार्य करता तो बलात्कार की श्रेणी में आता, तो वो बलात्कार भी नहीं कर रहा। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जार कर्म वहां आता है जहां कोई एक मैरिड कपल है और उसकी मान लो कोई पत्नी है, वो अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य मर्द के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ कोई संबंध स्थापित करती है तो वो जार कर्म की श्रेणी में आता है। यहाँ पे उसका पति की डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब उसका पति भी नहीं है। तीसरा कह रहा है विधवा की लज्जा भंग करना। अगर विधवा उसके साथ खुद सहमति से शारीरिक संबंध बना रही है, यौन संबंध बना रही है तो उसकी कोई लज्जा भंग नहीं कर रहा। चौथा है कोई अपराध नहीं कर रहा, तो चौथा है कोई अपराध नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर यहां पे ये आता एक स्त्री के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, ए दोषी है। अगर विवाहित स्त्री लिखा हुआ होता, यहां होता विवाहित स्त्री के साथ अपने यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, ए दोषी है, तो वहां पे ए जारम कर्म का दोषी हो जाता। क्योंकि एक पुरुष है उसके बाद भी अगर उसका पति है, पति के बाद भी किसी अन्य मर्द के साथ कोई रिलेशन बना रही है तो वह दोषी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बड़ा भी है, एक बार अपन इसको अच्छे से देखेंगे। ए अपनी छात्रा बी, मतलब कोई ए एक टीचर है, वो अपनी छात्रा बी से विवाह करने का वचन देता है। एक टीचर है, पढ़ाता है और अपनी छात्रा को कहता है मैं तेरे से विवाह कर लूंगा, विवाह करने का वचन देता है और उसको अपने साथ सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, कोई सहवास के लिए उसको उत्प्रेरित करता है। ए ने बी को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया है और कपटपूर्ण विवाह की कुछ रस्में भी, जिससे से बी को विश्वास हो गया कि ए की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। उसको ऐसा कोई संबंध, ऐसी कोई कपटपूर्वक कोई ऐसा कार्य भी कर रहा है जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ ए ने उसके साथ विवाह किया है, विवाहित पत्नी थी। बाद में ए ने उसको पत्नी मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं है, कोई लीगली वाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरे साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई विवाह नहीं हुआ। तो वहां वह कौन, किस अपराध का दोषी है? तो वहां वह है बलात्कार का है, जार कर्म का है, महिला का शील भंग व लज्जा भंग का है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पे देखना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से वापस देखना कि ए काई का दोषी है। ए यहाँ पे है बलात्कार का दोषी है, क्योंकि उसने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। वो उसकी विवाहित पत्नी नहीं थी, लीगली वाइफ नहीं थी। उसके लीगली वाइफ नहीं होने के बाद भी वो उसके साथ अगर कार्य कर रहा है, टीचर है, उसने उसको वचन दिया है कि नहीं ऐसा कोई कार्य है कि मेरी विवाहित पत्नी, उसके बाद उसको स्पष्ट तौर पे इनकार कर देता है, तो उसके साथ कोई जो संबंध किए वो बलात्कार किया है। तो उसमें धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी और 376 में उसका दंड बताया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ विशाखा गाइडलाइन बनाई थी। वह 2013 में कानूनी अधिनियम बनाया गया था। विशाखा गाइडलाइन अपन ने एक एक्ट पढ़ा था, कौन सा एक्ट पढ़ा था? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण वाला जो अपन ने पढ़ा था किसी भी कार्यस्थल पर, 2013 एक्ट 2013। उसमें विशाखा गाइडलाइन किस मामले में आई थी वो मामला पूछा है। ये मामला वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछने लायक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस, पुलिस का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में भी इस विशाखा गाइडलाइंस का बताया गया है। तो कौन कौन सी है? पहला तो भौरी देवी की रेप केस, निर्भया रेप केस, उन्नाव रेप केस, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देखें कौन सा रेप केस है। निर्भया रेप केस 2013 में बना है, इसके 2013 में 1997 में हो नहीं सकता। अगर इसको अपन वैसे भी, उन्नाव रेप केस भी बात का है ना। भौरी रेप केस जो है, भौरी जो अपन ने देखा था, भटियारी जो गांव था जयपुर के पास, वहां भौरी नाम की जो महिला थी 1992 में उसके साथ वहां के जो जागीरदार, उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था और सामूहिक बलात्कार किया था। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन जारी की थी, उस गाइडलाइंस में, विशाखा गाइडलाइंस के तहत बताया था कि समस्त राज्यों में एक ऐसा एक्ट बनेगा जो समस्त निजी और सरकारी जो भी विभाग है उसमें इस विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार एक एक्ट तैयार किया जाएगा। जो एक्ट केंद्र सरकार ने 2013 में तैयार किया और 2013 में उसको लागू किया गया। तो यह है भौरी देवी रेप केस। 10वें क्वेश्चन का आंसर है भौरी देवी रेप केस। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिव्यक्त्य बालक की परिभाषा दी गई है? परिव्यक्त्य बालक किसे बताया? 317 अपन ने पढ़ा था, 315, 16, 17 अपन ने पढ़ा था। कोई ऐसा बालक जिसको उसके फैमिली वाले उसको छोड़ के चले जाते हैं, 12 वर्ष से कम कोई बालक है उसको छोड़ के चले गए, तो वो बालक जो परिव्यक्त्य बालक है उसकी कोई देखभाल करना, तो उस बालक को कई में बताया गया, धारा 317 में उसको बताया गया है। धारा 317 जो है, धारा 307 अपन ने क्या पढ़ा था? धारा 307 किसी पे हत्या करने के प्रयास के लिए उस पर हमला करना, धारा 307। 310 है ठग, 310 ठग कह रहा है। 305 कह रहा है कोई शिशु द्वारा कोई अपराध कारित करना। और अपना जो है ये जो परिव्यक्त्य जो बालक बताया ये 317 के तहत बताया है। प्रश्न 12 कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1808 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बाल अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा धारा है जिसमें 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना गया, उसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अपन ने ये भी पढ़ा था
कोई पुरुष है, अगर कोई पुरुष भी है वो भी अगर कोई ऐसा अपराध कर देता है, वो कोई ऐसा नशे का सेवन करके, शराब या अन्य कोई सेवन करके वो कोई अपराध घटित कर, तो उसको अपवाद की श्रेणी में लिया गया है। तो इनमें धाराएं अपन ने देखी है, धारा है 82, 83, 84, 86। कौन सी धारा है इसमें? तो धारा इस वाले अगर 12% की देखेंगे तो धारा 82 इसमें स्पष्ट कहा है 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी शिशु है वो कोई अपराध कारित करता है तो उसकी अभी तक इतनी कोई समझ नहीं है कि वो जो कार्य कर रहा है उसे लग रहा है ये अपराध है, उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो यहाँ पे जो भी कहा है कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये कह रहा है प्रश्न 12। प्रश्न 13 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 166 है का संबंध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 है, इसको 366 है, 166 नहीं 366 है का संबंध है। गर्भपात कारित करना, पीड़ित का अस्पताल में उपचार करना, पीछा या इंटरनेट के माध्यम से स्त्री का आयात निर्यात करना। 166 ख का ही बता देते हैं, 166 ख का भी इसमें डाला हुआ है। वापस एक बार देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ख का संबंध है गर्भपात कारित करना, पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना, पीछा करना, इंटरनेट के माध्यम से स्त्री का आयात निर्यात करना। तो इसमें धारा जो 2 है पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना। अगर कोई ऐसा पीड़ित है, कोई महिला है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ कोई यौन शोषण हो गया, उसका कोई कुछ भी हो गया, अगर वहां पे अगर कोई निकटतम अस्पताल है उस अस्पताल में वहां जा रहे हैं और वहां जाते के साथ ही अगर वो उपचार करने से लिए मना कर देते हैं तो 166 के अंदर उसके तहत दंडनीय अपराध बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है। धारा 372 क्या कह रही है? धारा 372 स्पष्ट तौर पे एक बार देख लें। धारा 372 एक है, इसका जो अपन ने 4 बताए हैं, अवयस्क का दुर्व्यापार, बालक का दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त हुए को बेचना, इनमें से कोई नहीं। चारों में से अपन ने अभी लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट अपन ने 366 ए बी और उसके बाद 369, 372, 373 ये अपन ने पढ़े थे। ये जो क्वेश्चंस अपन ने जो पढ़े थे, ये जो धाराएं अपन ने पढ़ी थी, सेक्शंस अपन ने पढ़े थे, उन सेक्शंस को अगर अपन देखेंगे, उन सेक्शन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अपन जो देखेंगे इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अवयस्क का दुर्व्यापार, बालक का दुर्व्यापार करना, अवयस्क का दुर्व्यापार 366 पे है, बालक का दुर्व्यापार इसमें जो थर्ड है, थर्ड सही है। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त हुए का बेचना, अप्राप्त हुए किसे बताया गया है? जो बालक नहीं है, अवयस्क है, अवयस्क को अप्राप्त हुए बताया गया है, अवयस्क को। और धारा कौन सी है? धारा 372, धारा 372 में बताया गया वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त हुए को बेचना। यह है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 कह रहा है विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? अपन ने लास्ट अभी जो 166 पढ़ा था, 166 में तो अपन ने स्पष्ट तौर पे पढ़ा था 166 बी पे कि कोई भी उपचार करने के लिए जाते हैं और उपचार में अगर कोई हॉस्पिटल मना कर देता है कि हम उपचार नहीं करने देंगे हम यहाँ, तो वहां 166 बी के तहत दंडनीय। और 366 बी के तहत अगर कोई भी मामला है विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? तो 366 बी स्पष्ट तौर पे कह रही है कोई भी जो कोई लड़की है उसका विदेश से कोई व्यापार, कोई आयात, कोई निर्यात किसी भी प्रकार से कुछ करते हैं तो एक 366 बी के तहत दंडनीय अपराध है। और दंडनीय अपराध कितना है? कम से कम 10 साल की सजा, 10 ईयर और 10 ईयर के बाद LI आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी बताया है। अगर उसका कम से कम 10 वर्ष, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा भी बताई है इसमें। उसके बाद प्रश्न 16 जो कह रहा है IPC की कौन सी धारा में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है? अब इसमें आप खुद देखें कौन सा होगा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा। IPC की कौन सी धारा में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है?
यौन उत्पीड़न को कौन सी धारा में अपराध घोषित किया है? धारा 354 अपन ने पढ़ी थी, 360 नहीं पढ़ी, 357 भी नहीं पढ़ी, 341 भी नहीं पढ़ी, तो कौन सी पढ़ी है? 354 जो आपके काम की है, 354 ही है। 354 यौन उत्पीड़न स्पष्ट तौर पे कह रहा है। 354 किसी भी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसका यौन उत्पीड़न करना या उस पर आपराधिक हमले का प्रयोग करना, उसको 354 में बताया गया। 354 एक स्पष्ट तौर पर यौन उत्पीड़न करना और महिला का लैंगिक उत्पीड़न करना, लैंगिक उत्पीड़न करना 354 है। 354 भी कह रहा है निवस्त विवस्त करने के आशय से उस पर हमला करना। 354 सी कह रहा है दृश्य करता। 354 डी कह रहा है पीछा करना। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा है? आईपीसी की कौन सी धारा है? यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया, तो धारा 354 में अपराध घोषित किया गया है। फिर कह रहा है 17 नंबर जो क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा में स्त्री की परिभाषा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की कौन सी धारा में स्त्री की परिभाषा दी गई है? कौन सी धारा है? धारा 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, धारा 10 में स्त्री और पुरुष दोनों की परिभाषा दी गई है। धारा कह रही है 9 जो 10 कह रही है, 10 में स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि कौन, उसकी परिभाषा स्पष्ट तौर पे बताई गई है। धारा जो 8 कह रही है वो तो लिंग का निर्धारण कर रही है, धारा 8 लिंग का निर्धारण कर रही है। धारा 9 वचन, धारा 9 कर रही है वचन का। धारा 10 जो कर रही है वो जो भी पुरुष और स्त्री दोनों का कर रही है। तो धारा 10 इसमें आईपीसी की किस धारा में स्त्री की परिभाषा दी गई? तो धारा 10 में स्त्री की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? ये एप्टीट्यूड जो बताया गया उसमें आपके क्वेश्चंस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें आपके जो अन्य क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में बताया गया है, उन क्वेश्चंस में ये आपका खुद का माइंड तय करेगा इसमें किसमें कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा आंसर लगेगा इसमें। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? पहला, पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है। पुरुष प्रधान समाज। दहेज प्रथा जिम्मेदार है महिलाओं की खराब स्थिति के लिए। बाल विवाह भी जिम्मेदार है। विधवा पुनः विवाह जिम्मेदार नहीं है। अगर विधवा पुनः विवाह होता है तो महिलाओं की स्थिति को में सुधार ही आएगा, स्थिति खराब नहीं होगी, स्थिति में सुधार आएगा। तो इसका क्वेश्चन 4 जो आंसर है 4 बिल्कुल सही है, विधवाओं का पुनः विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, उन्नीस, किसी व्यक्ति द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के आशय से, किसी व्यक्ति द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के आशय से 4 चीज बताई गई है, अपने को 4 ऑप्शन बताए गए कौन कौन सा अनादरण करने का आशय। इस आशय से शब्द कहेगा, किसी की लज्जा का अनादरण करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग का विक्षेप करेगा, कोई ध्वनि या अंग का विक्षेप करेगा। ये धारा कौन सी है? धारा 509, धारा 509 है ना। वह इस आशय से कोई शब्द कहेगा, धारा 509 कोई शब्द कहेगा तो भी धारा 509। इस आशय से कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, भाई उसकी लज्जा का अनादरण करने के आशय से कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा तो भी, या फिर उपयुक्त सभी। तो चारों जो तीनों है तीनों सही है, तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। कोई भी उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा, है ना। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्संग की परिभाषा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय दंड संहिता की कौन सी उसमें बलात्संग की परिभाषा दी गई है? एक बार आप देखें कौन सी में दी गई है बलात्संग की परिभाषा। बलात्संग की परिभाषा कई में दी गई है? 354 में लज्जा भंग करना या लैंगिक उत्पीड़न करने की परिभाषा की। 366 में किसी भी महिला का कोई भी प्राप्त हुआ है उसको जबरन उसके साथ कोई शादी करने के लिए उसको विवश करना 366 कह रहा है। 375 कह रहा है बलात्संग की परिभाषा। 376 कह रहा है बलात्संग के लिए दंड।
तो कौन सा है, इसने परिभाषा पूछी है, परिभाषा में क्या आएगा 375। 375 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है बलात्संग की परिभाषा, कोई भी किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, इच्छा की सहमति के बिना उस स्त्री की सहमति या उसकी ऐसी कोई हितबंद होने के पर उसकी कोई बिना सहमति से कोई उसके साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न कर रहा है, या फिर ऐसा कोई कार्य जो उसको यह प्रतीत करता है कि वो उसका पति है पर पति नहीं होके वो उसको यह स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि वो उसका पति है जबकि पति नहीं होके कि अन्य व्यक्ति है, तो उसका कोई कार्य करता है तो वो बलात्संग की श्रेणी में आता है। तो 375 बलात्संग की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है 1984 और 1986 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है। ये पूछने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, 1987 में। 1987 में सती प्रथा जो ये इसको पारित किया गया था। लास्ट राजस्थान की सती कौन थी, रूप कंवर, जयपुर की जो जयपुर के पास की थी रूप कंवर, लास्ट जो सती थी वही थी रूप कंवर, और 1987 में इसको अधिनियम को पारित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे अपने क्वेश्चंस आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डेफिनेट श्योर हूं इनमें से अब तक जो अपन ने 22 क्वेश्चन पढ़े हैं, कम से कम भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने योग्य, इसमें 110% पूछे जाने योग्य हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चन को देखें, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।